हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। बिल क्या होता है और बिल के टाइप्स क्या होते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप इंडियन पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए पॉलिटी सब्जेक्ट में तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं, बिल और उसके वेरियस टाइप्स। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक को शुरू करेंगे। अगर मैं इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की बात करूं तो वी नो दैट देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो होती है उसके बेसिकली 3 ऑर्गन होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, जिसका काम लॉ बनाना होता है, टू मेक द लॉ। दूसरा ऑर्गन होता है हमारा एग्जीक्यूटिव और तीसरा ऑर्गन होता है हमारा जुडिशरी। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट बेसिकली, एक लेजिस्लेचर विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका एंड जुडिशरी न्यायपालिका। इन तीनों ऑर्गन्स में सभी का अपना अपना काम है। लेजिस्लेचर का काम बेसिकली लॉ बनाना होता है। बेसिकली क्या बनाना होता है? टू मेक द लॉ बनाना लेजिस्लेचर का काम है। तो लेजिस्लेचर से ही डील करता है ये बिल। अगर मैं बिल की बात करूं तो लेजिस्लेचर का काम लॉ बनाना होता है, लेकिन लॉ बनाने से पहले लेजिस्लेचर को अपने हाउसेस में बिल पेश करना पड़ता है। और जब उस बिल को एक हाउस एक्सेप्ट कर लेता है, फिर दूसरा हाउस एक्सेप्ट कर लेता है, मेजॉरिटी से पास कर देता है, उसके बाद फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन होने के लिए। और जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर देते हैं तो वो लॉ या फिर एक्ट बन जाता है। तो मेरे दोस्तों यहीं पे आपको समझना पड़ेगा कि बिल एंड एक्ट में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिल एंड एक्ट? तो बिल इज अ फर्स्ट स्टेज। हर एक बिल एक्ट नहीं बनता, केवल वही बिल एक्ट बनता है जिस बिल को पहले एक हाउस पास कर देता है, फिर दूसरा हाउस पास कर देता है, उसके बाद फिर उसको प्रेसिडेंट के सिग्नेचर उसके ऊपर हो जाते हैं। अब मेरे दोस्तों हमको पता है कि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट, जिसको कि लेजिस्लेचर बोला जाता है, सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट लेजिस्लेचर होती है और स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं। तो पार्लियामेंट की बेसिकली 2 हाउसेज होती हैं। एक हाउस होता है लोकसभा और दूसरा हाउस होता है राज्यसभा। बच्चों ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, तीनों का काम क्या होता है? इसका काम लॉ बनाना है। लॉ बनाने के लिए पहले बिल होता है, फिर वो लॉ बनता है बाद में। ये सारी बातें आपने इंट्रोडक्शन में लिखनी है अगर आपको बिल के ऊपर क्वेश्चन आता है तो पार्लियामेंट के 2 ऑर्गन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। कोई भी लॉ बनाना हो तो सबसे पहले बिल पहले हाउस में पास होता है, पहले हाउस में पेश किया जाता है, उसके ऊपर डिस्कशन होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, पूरा प्रोसेस फॉलो करके उसको जितनी मेजॉरिटी चाहिए रिक्वायर्ड जितनी मेजॉरिटी होती है, सिंपली स्पेशली या 2/3 मेजॉरिटी, उस मेजॉरिटी से पास कर देता है जब हाउस, तो दूसरे हाउस में बिल चला जाता है। बिल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं। जब दूसरे हाउस में बिल उतनी मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो वो कहाँ चला जाता है? वो पार्लियामेंट का जो तीसरा ऑर्गन है, आर्टिकल 79 में बोला गया पार्लियामेंट का मतलब है राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, तीनों मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। तो जो तीसरा ऑर्गन है पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट, उसके पास बिल चला जाता है प्रेसिडेंट के पास। जब बिल के ऊपर प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है। इसलिए बिल और एक्ट में फ़र्क ये है कि बिल फर्स्ट स्टेज है और एक्ट फाइनल स्टेज है। जब भी कोई एक्ट बनाना हो तो पहले बिल एक हाउस में पास किया जाता है, फिर दूसरे हाउस में पास कराया जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। व्हेन प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट ऑन द बिल देन बिल बिकम्स द एक्ट। ये सारी बातें आपने इंट्रोडक्शन में लिखनी है। अब डिस्कस करते हैं कि जनरली बिल का मतलब होता क्या है, मीनिंग क्या है बिल का। अगर आपने क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल, तो क्या लिखोगे आप? तो अब मेरे दोस्तों अगर मैं बिल की डेफिनेशन की बात करूं, मीनिंग की बात करूं, तो बिल क्या होता है? बिल इज बेसिकली प्रपोजल फॉर मेकिंग एन एक्ट। बिल एक प्रपोजल होता है। लेजिस्लेचर जब लॉ बनाना है तो सबसे पहले वो बिल के फॉर्म में उसको लेकर आती है अपने हाउसेज में।
और हाउसेज में पास करा के बाद में प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, फिर वो एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। तो बिल जो है बेसिकली इट इज़ अ बेसिकली प्रपोजल, ये एक ऑफर है, प्रपोजल है विच इज़ प्रेजेंटेड बाय द ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू द लॉ, ताकि इसका लॉ बाद में बनाया जा सके। क्योंकि बिल में काफ़ी गलतियां भी होती हैं, डिस्कशन होती है, काफ़ी चीज़ें ख़त्म की जाती हैं, बिल में काफ़ी नई चीज़ें ऐड करी जाती हैं, अमेंडमेंट होती हैं, और बाद में जब फाइनल वो बिल लगता है सही है, दोनों हाउसेज उसको अप्रूव करते हैं, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है बिल, तो प्रेसिडेंट साइन करते हैं, तो वो एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो बिल क्या है? बिल इज सेड टू बी अ ड्राफ्ट स्टैट्यूट, एक ड्राफ्ट किया हुआ स्टैट्यूट है, वो फाइनल स्टैट्यूट नहीं है, वो फाइनल एक्ट नहीं है, बस एक ड्राफ्ट किया है, बताया गया है क्या कानून है, ड्राफ्ट किया हुआ एक स्टैट्यूट है जो कि प्रेजेंट किया जाता है दोनों हाउसेज के सामने पार्लियामेंट के अप्रूवल के लिए, ताकि उसको अप्रूव करें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज, डिस्कशन करें, उसमें चेंजेस लाने तो चेंजेस लाएं और सारा काम करके फिर अप्रूव करें, और बाद में उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है फॉर द असेंट। जो प्रेसिडेंट उसको ऊपर असेंट दे दें तो ये लॉ बन जाता है। तो बिल बेसिकली क्या है? इट इज़ अ ड्राफ्ट स्टैट्यूट, इट इज़ अ प्रपोजल विच इज़ मेड बाय द पार्लियामेंट फॉर मेकिंग अ लॉ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ बिल। तो अब मेरे दोस्तों, अगर मैं बिल के काइंड्स की बात करूं, टाइप्स की बात करूं, तो बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ बिल हैं यहाँ पे। मेरे दोस्तों, बिल के टाइप्स ऐसे बनाए गए हैं कि कुछ बिल ऐसे होते हैं जो फर्स्ट इंस्टेंस पर लोकसभा में ही पास हो सकते हैं, कुछ बिल ऐसे होते हैं जो पहली बार जो है वो राज्यसभा में पास हो सकते हैं और लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं, कुछ बिल ऐसे होते हैं जो केवल लोकसभा में ही पेश हो सकते हैं, कुछ बिल ऐसे होते हैं जिनको पेश करना है उससे पहले प्रेसिडेंट की सलाह लेनी पड़ती है, रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है, कुछ बिल ऐसे होते हैं जो प्रेसिडेंट को बताए बिना डायरेक्टली ही हाउसेज में पास हो सकते हैं। तो बिल्स को बेसिकली हम 4 टाइप्स पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ऑर्डिनरी बिल, जिसका विवरण कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल अनुच्छेद 107, 108 में किया गया है। 107, 108 जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो ऑर्डिनरी बिल के बारे में बताते हैं। मनी बिल का विवरण आर्टिकल 109 और 110 में किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। फाइनेंशियल बिल का विवरण आर्टिकल 117 में किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद के संविधान के। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368 से डील करता है। तो बच्चों, अब एक एक करके सभी बिल को समझते हैं ये बिल होते क्या है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं ऑर्डिनरी बिल की बात करूं तो ऑर्डिनरी बिल के बारे में आर्टिकल 107 में बताया गया है और 108 में बेसिकली ज्वाइंट सीटिंग के बारे में बताया गया है। और ऑर्डिनरी बिल अगर पास ना हो पाए दोनों हाउसेज में, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, डेडलॉक क्रिएट हो जाए, तो 108 का जो प्रोविज़न है उसको फॉलो करते हैं। इसको मैं बाद में बताऊंगा लास्ट में। फिलहाल आप जनरली शुरू करते हैं कि ऑर्डिनरी बिल का मतलब क्या होता है। तो आर्टिकल 107 के अनुसार ऑर्डिनरी बिल एक ऐसा बिल होता है जो किसी भी मैटर से डील करता है एक्सेप्ट द फाइनेंशियल मैटर। फाइनेंशियल मैटर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी मैटर्स से जो बिल डील करता है उसको हम ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं। फाइनेंशियल मैटर में बेसिकली हमारे मनी रिलेटेड मैटर, टैक्स इंपोज करने के, टैक्स हटाने के, रेगुलेट करने के, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने का, उसमें पैसा डालने का, कोई भी बिल हो, उसके अलावा जो बिल होंगे वो ऑर्डिनरी बिल माने जाएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ऑर्डिनरी बिल की मैं बात करूं तो इसको कौन इंट्रोड्यूस करता है? ये जो ऑर्डिनरी बिल हैं ये हाउस में या तो कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है, या तो कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है, या कोई प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। मिनिस्टर का मतलब होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है, लोकसभा या राज्यसभा, बेसिकली लोकसभा, इनमें कुछ लोग मिनिस्टर्स होते हैं, राज्यसभा में भी कुछ लोग मिनिस्टर हो सकते हैं, कुछ वो होते हैं जो मिनिस्टर नहीं होते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। अब आपको पता है लोकसभा में 550 के करीब स्ट्रेंथ है, राज्यसभा में 250, तो सभी तो मिनिस्टर नहीं होते ना, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो सभी होते हैं। तो मिनिस्टर का मतलब वो है जो मिनिस्टर है, जो कोई मिनिस्ट्री होल्ड करता है। तो बिल जो ऑर्डिनरी बिल है वो कोई मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है लोकसभा या राज्यसभा में, और बिल जो है वो प्राइवेट मेंबर अर्थात कोई एमपी भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। अगर मिनिस्टर कोई बिल इंट्रोड्यूस करता है तो ऐसा बिल गवर्नमेंट बिल बोला जाता है। ऐसे बिल को हम गवर्नमेंट बिल या पब्लिक बिल बोलते हैं। और अगर प्राइवेट मेंबर कोई बिल इंट्रोड्यूस करे तो ऐसे बिल को हम प्राइवेट बिल
या फिर हम इसको प्राइवेट बिल बोलते हैं, उसको पब्लिक बिल, इसको प्राइवेट बिल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब इंट्रोड्यूस कहाँ किया जाता है ऑर्डिनरी बिल को? तो हमारे हाउसेस दो हैं, बेसिकली दो हाउस है हमारे, एक राज्यसभा एक लोकसभा। तो ऑर्डिनरी बिल को राज्यसभा या लोकसभा कहीं भी शुरू किया जा सकता है, कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। बच्चों मैं आपको बता दूं, बिल के ऊपर बिल के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। ऑर्डिनरी बिल में तो आप किसी भी हाउस में इसको पेश कर दो, मनी बिल में ऐसा नहीं होता, वो लोकसभा में ही पेश होता है पहले। तो ऑर्डिनरी बिल को कहाँ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? या मिनिस्टर या कोई प्राइवेट मेंबर। तो आपको ये सारी बातें समझ आनी चाहिए। मनी बिल की बात है तो मनी बिल को केवल मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करते हैं, प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। हम आगे मनी बिल को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बाद बाकी बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, क्या ऑर्डिनरी बिल को पेश करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है? तो आंसर इज नो, प्रेसिडेंट की कोई रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती। कोई भी प्राइवेट मेंबर या मिनिस्टर जो बिल को पेश करना चाहता है वो बिल पेश करेगा, प्रेसिडेंट को पहले से बताने की जरूरत नहीं होती है अगर बिल आपका ऑर्डिनरी बिल है। जब ऑर्डिनरी बिल एक हाउस में पास हो जाता है, फिर दूसरे हाउस में पास हो जाता है जितनी मेजोरिटी चाहिए उस मेजोरिटी से, तो उसके बाद वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उसके ऊपर क्या करते हैं? अपनी असेंट देते हैं। और जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपनी असेंट दे देते हैं तो उसके बाद वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, वो बिल लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। तो असेंट कौन देता है? प्रेसिडेंट देते हैं। कब देते हैं? जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बिल पास हो जाता है उसके बाद। क्या ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है ऑर्डिनरी बिल के केस में? तो बच्चों सबसे पहले ज्वाइंट सिटिंग होती क्या है? आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बोलता है। एक्चुअल में जब एक हाउस में कोई बिल पास होता है और दूसरे हाउस में जाता है और दूसरा हाउस उस बिल को 6 मंथ तक पास नहीं करता, 6 मंथ तक अपने पास ही रखता है, तो एक डेड लॉक क्रिएट हो जाता है लोकसभा राज्यसभा के बीच। तो फिर प्रेसिडेंट उस डेड लॉक को ख़त्म करने के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों का एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं, एक संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, दोनों का, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी, दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और ये संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के अनुसार बुलाया जाता है। तो ऑर्डिनरी बिल के केस में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। और जब संयुक्त अधिवेशन आता है, जब ज्वाइंट सिटिंग होती है, तो इसमें याद रखना हमेशा लोकसभा का पलड़ा भारी होता है, क्योंकि लोकसभा की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है? जितने लोग प्रेजेंट होते हैं उनका 50% + 1 ने अगर बिल को पास करने में सहमति जता दी तो बिल पास हो जाता है। तो लोकसभा राज्यसभा के सभी लोग भी आ जाएं तो भी लोकसभा की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा लोकसभा की स्ट्रेंथ ही बनती है। और राज्यसभा में भी कुछ न कुछ लोग तो अपने होते हैं पार्टी के, तो कहीं ना कहीं लोकसभा का पलड़ा हमेशा भारी रहता है ज्वाइंट सिटिंग में बिल पास करवाना है नहीं करवाना है, दोनों केसेस में। आई होप आपको ये ऑर्डिनरी बिल समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे मनी बिल के बारे में। अब मेरे दोस्तों, अदर जो टाइप है बिल का वो है मनी बिल, जिसका विवरण आर्टिकल 109 और 110 में किया गया है। मनी बिल का मतलब धन विधेयक। क्या मतलब है? धन विधेयक इसको बोला जाता है। तो सबसे पहले बच्चों, मनी बिल होता क्या है? तो मनी बिल एक ऐसा बिल है जो बेसिकली फाइनेंशियल मैटर्स से डील करता है, जैसे टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स फंड ऑफ कंट्री। तो ऐसे से जो पैसों के मैटर से डील करता है बिल, वो बिल होता है हमारा मनी बिल। अब बच्चों, ऑर्डिनरी बिल जो है उसमें क्या था कि ऑर्डिनरी मैटर से डील करता था। अगर हमने कोई ऑर्डिनरी लॉ बनाना है, किसी को पनिशमेंट देनी, किसी को रेगुलेट करना, कुछ ऐसा लॉ बनाना है ऑर्डिनरी, तो वो हो सकता है हमारा ऑर्डिनरी बिल। लेकिन अगर हमने कोई ऐसा कानून बनाना है जिससे हम किसी प्रकार का टैक्स इंपोज करना चाहते हैं या टैक्स हटाना चाहते हैं, टैक्स में रेगुलेशन करना चाहते हैं, तो हम उस बिल को कैसे पेश करेंगे? मनी बिल की तरह। अब मनी बिल के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस हैं आर्टिकल 109 में दिए हुए, और मनी बिल होता क्या है वो आर्टिकल 110 में बताया गया है। तो सबसे पहले मनी बिल का सिंपल सा मतलब है फाइनेंशियल मैटर से डील करने वाला बिल। तो मनी बिल वो बिल है जो आर्टिकल 110 में जितने भी ABCDEF जितने भी प्रोविजन दिए गए हैं, वो सारे प्रोविजंस के रिगार्डिंग अगर बिल होगा तो वो मनी बिल माना जाएगा। मनी बिल हमेशा कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है? केवल लोकसभा में। मनी बिल कभी भी शुरू में राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। राज्यसभा की मनी बिल को लेके पावर बहुत लिमिटेड सी है। राज्यसभा में मनी बिल पेश कभी नहीं होता। राज्यसभा मनी बिल हमेशा शुरू में लोकसभा में पेश होता है। और मनी बिल कौन पेश करता है? मनी बिल कैन बी initiated, can be introduced by the minister only।
मिनिस्टर ओनली, तो मनी बिल हमेशा मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करते हैं। ऑर्डिनरी बिल तो मिनिस्टर या प्राइवेट पर्सन दोनों में से कोई भी इंट्रोड्यूस कर देते थे, पर मनी बिल हमेशा मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं। नॉन मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर इस बिल को कभी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते लोकसभा में। दूसरा, क्या प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेना जरूरी है इस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले? तो आंसर इज यस। ऑर्डिनरी बिल में ऐसा नहीं था, पर मनी बिल के केस में पहले आपको प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा कि हम मनी बिल पेश करने वाले हैं लोकसभा में, तभी पेश कर सकते हो आप। आपको प्रेसिडेंट की पहले रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, उनको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब आगे आता है कि क्या मनी बिल के केस में ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविज़न हो सकता है? जैसे ऑर्डिनरी बिल में क्या था कि अगर एक सदन ने बिल पास कर दिया, दूसरा 6 मंथ तक उसको लटकाए रखता है, तो हम ज्वाइंट सीटिंग बुला सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मनी बिल के केस में क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर इज नो। आंसर इज नो। ज्वाइंट सीटिंग क्यों नहीं हो सकती मनी बिल में? क्योंकि मनी बिल के केस में राज्यसभा की पावर बहुत लिमिटेड सी है। लोकसभा में बिल शुरू होता है, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा के पास पावर है केवल 14 डेज तक बिल को अपने पास अपने डेस्क में रखना, बस इतनी ही पावर है उसकी। 14 डेज के बाद राज्यसभा बिल को पास करे या ना करे, बिल ये माना जाएगा कि पास हो गया। राज्यसभा बिल में चेंजेस अगर करना चाहती है तो लोकसभा उस चेंज को माने ना माने, बिल समझा जाएगा पास हो गया। तो राज्यसभा की पावर लिमिटेड सी है, इसलिए डेड लॉ क्रिएट होने की क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता। तो मनी बिल के केस में कभी भी ज्वाइंट सीटिंग नहीं बुलाई जाती। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब बच्चों, मान लो कभी कोई बिल पास हुआ और क्वेश्चन राइज हो गया कि क्या ये बिल मनी बिल है कि नहीं। हो सकता है कभी कभी ना कि गवर्नमेंट ने बिल पास किया और वो बिल प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से पास किया, गवर्नमेंट ये मान रही है वो बिल मनी बिल है। जो मनी बिल होगा वो जल्दी, ऑब्वियस बात है, जल्दी पास हो जाएगा। गवर्नमेंट जिसकी होगी वो मनी बिल अपना पास करा ही लेगी। और जो लोकसभा की पावर ज़्यादा मनी बिल में, तो मनी बिल गवर्नमेंट पास करा ही लेती है, उसमें राज्यसभा की पावर बहुत लिमिटेड सी है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, राज्यसभा का इंटरफेयर नहीं चाहती है गवर्नमेंट, और उसने क्या किया, किसी बिल को मनी बिल बनाकर पेश कर दिया कि मनी बिल है। लेकिन बाद में ऑपोजिशन जो है वो ऑब्जेक्ट करता है, ये बिल मनी बिल नहीं है। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? जैसे आधार कार्ड वाले बिल में हुआ था, आधार कार्ड हमारे बन रहे हैं, उसका जो एक्ट था उस बिल को मनी बिल बना के ही पेश किया गया था, पर विरोध किया गया ये मनी बिल नहीं है। तो जब भी कभी कोई क्वेश्चन राइज होता है कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है, तो स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के वो डिसाइड करते हैं बिल मनी बिल है कि नहीं। और स्पीकर जो भी डिसीजन देंगे वो क्या होगा, वो डिसीजन फाइनल होगा, उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो स्पीकर विल डिसाइड वेदर बिल इज मनी बिल और नॉट इफ एनी कन्फ्यूजन और एनी प्रॉब्लम, एनी कन्फ्यूजन अराइज रिगार्डिंग द बिल वेदर इट इज अ मनी बिल और नॉट अ मनी बिल। अब बच्चों, मनी बिल के रिगार्डिंग जो प्रोविज़न है आर्टिकल 110 में जो बताया गया है मैटर, जिनके रिगार्डिंग जो बिल मनी बिल माना जाएगा वो बता देता हूँ मैं आपको। इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ टैक्स। और कोई भी बिल जो है वो टैक्स इम्पोज करने की बात करता हो, ख़त्म करने की बात करता हो, कम करने की बात करता हो, चेंज करने की बात करता हो, रेगुलेट करने की बात करता हो, ऐसा बिल मनी बिल माना जाएगा। द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ द मनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। अगर इंडिया कोई पैसा बोरो करती है, उधार लेती है, तो उसको कोई रेगुलेट कर रहा है, कोई एक्ट, कोई लॉ बनाया जा रहा है जो गवर्नमेंट के जरिए पैसा उधार लेती है गवर्नमेंट, उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया जा रहा है, तो ऐसा बिल भी क्या माना जाएगा, मनी बिल। The custody of consolidated fund of India, contingency fund of India, payment of money into और withdrawal of money from such fund। तो कोई भी बिल जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करता हो, इससे डील करता हो, या फिर कंटिजेंसी फंड से डील करता हो, या इसमें पैसा डालने या इससे पैसा निकालने की बात करता हो, ऐसा बिल भी मनी बिल माना जाएगा। द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर कोई बिल ऐसा है जो इस फंड से, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा यूज़ कैसे करना है, इसके रिगार्डिंग प्रोविजन बनाता हो, तो ऐसा बिल भी मनी बिल माना जाएगा। रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ एनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कैसे पैसा आ रहा है, इसके रिगार्डिंग कोई बिल है तो मनी बिल माना जाएगा। लेकिन ये तो हो गया कि क्या मनी बिल है, मैंने आपको बता दिया। पर यहाँ पे स्पेसिफिकली 3 प्रकार के बिल हैं जो कहीं ना कहीं पैसे से डील करते हैं, पर उनको आप मनी बिल नहीं बोल सकते। 3 बिल को यहाँ पे एक्सप्रेसली बोल दिया गया आर्टिकल 110 में ही। पहला पॉइंट है ऐसा बिल जो किसी प्रकार के फाइन को इम्पोज करने की बात करता हो, या पेनल्टी फाइन के रूप में इम्पोज करने की बात करता हो, पेक्यूनरी पेनल्टी। कौन सी पेक्यूनरी? पेक्यूनरी। कोई ऐसा बिल जो
आपको फाइन पड़ेगा अगर आपने ये गलत काम किया तो, ऑफेंस किया आपको फाइन पड़ेगा, या आपको पेक्यूनरी पैसे की पेनल्टी पड़ेगी। तो ऐसा कोई बिल होगा तो पैसा तो बीच में है, पर इस बिल को मनी बिल नहीं मान लिया जाएगा। ये एक्सप्रेसली एक्सेप्शन है पहली। दूसरा कौन सा बिल मनी बिल नहीं हो सकता? दूसरा बिल ऐसा बिल, डिमांड और पेमेंट ऑफ फी फॉर लाइसेंस। अगर किसी प्रकार का कोई लाइसेंस है, लाइसेंस को लेकर कोई फीस देने की बात की जाती है, उसके रिगार्डिंग कोई बिल है। आर्मर्ड लाइसेंस है, आपका व्हीकल का लाइसेंस है, उसके लिए आपने कोई फीस देनी है, कोई लॉ बनाया जा रहा है कि अगर आप ये लाइसेंस लेते हो आपको इतनी फीस देनी पड़ेगी। तो वट एवर कोई लॉ बनाया जा रहा है जो लाइसेंस से डील करता है, उसके लाइसेंस की वजह से जो फीस दी जाती है फीस से डील करता है, पैसा तो इसमें इन्वॉल्व है, पर ये बिल मनी बिल नहीं माना जाएगा। और तीसरा है इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय एनी लोकल और अदर अथॉरिटी। अगर कोई लोकल अथॉरिटी या अदर अथॉरिटी है, लोकल लेवल की अथॉरिटी, वो कुछ लॉ पास करती है या कोई लॉ पास किया जाता है जो लोकल लेवल पर टैक्स को रेगुलेट कर रहा है। लोकल लेवल बोल रहा हूँ मैं, पंचायत लेवल, म्यूनिसिपैलिटी लेवल, उस लेवल पर टैक्स को रेगुलेट करने की बात करता है कोई बिल, तो वो बिल क्योंकि टैक्स की बात कर रहा है तो वो मनी बिल नहीं बन जाएगा। तो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। एक बिल जो फाइन इम्पोज करने की बात करता है, पेनल्टी या पेक्यूनरी पेनल्टी इम्पोज करने की बात करता है, या कोई लाइसेंस के लिए आपको इतनी फीस देनी पड़ेगी, इसके रिगार्डिंग कोई बिल बनाया जाता है। या फिर तीसरा लोकल लेवल पर टैक्स बढ़ाना घटाना खत्म करने के लिए कोई बिल पास किया जाता है, तो ये बिल क्योंकि इसमें पैसे की बात है तो ये बिल मनी बिल नहीं बन जाएंगे। आई होप मेरे दोस्तों आपको मनी बिल के बारे में सब कुछ क्लियर होगा। अब हम डिस्कस करते हैं फाइनेंस बिल। अब मेरे दोस्तों अगर मैं तीसरी कैटेगरी की बात करूं, बिल के टाइप की बात करूं, वो है फाइनेंशियल बिल। आर्टिकल 117 इससे डील करता है। बच्चों फाइनेंशियल बिल भी एक फाइनेंस से डील करने वाला बिल होता है, लेकिन इसमें जो हमने मनी बिल पढ़ा उसमें जो मैटर्स होते हैं उनके अलावा जनरल लेजिस्लेशन के मैटर्स भी होते हैं। देखो एक तो ऑर्डिनरी बिल था, एक तो मनी बिल था। फाइनेंशियल बिल में मनी बिल के तो मैटर्स होंगे, पैसे का तो बीच में कहीं ना कहीं योगदान होगा, लेकिन साथ ही वहाँ पे जनरल प्रोविजंस भी होंगे। ऑर्डिनरी बिल जैसे जनरल प्रोविजंस भी होंगे जनरल लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग, तो ऐसे बिल को फाइनेंस बिल बोला जाता है। तो फाइनेंस बिल बेसिकली आर्टिकल 117 में दो कैटेगरीज है फाइनेंस बिल की। एक आर्टिकल 117 क्लोज 1 में बताई गई है, वो है फाइनेंस बिल कैटेगरी ए, और दूसरा है 117 क्लोज 3 में जो है फाइनेंस बिल कैटेगरी बी। अगर बात की जाती है फाइनेंस बिल कैटेगरी ए, तो ये ऐसा बिल है जो कंटेन करता है प्रोविजन डीलिंग विद एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड अंडर आर्टिकल 110 का क्लोज 1, आर्टिकल 110 का क्लोज 1 का सब क्लोज ए टू आर्टिकल 110 का क्लोज 1 का सब क्लोज एफ विद जनरल लेजिस्लेशन। देखो बच्चों बात समझने की कोशिश करना। बोलने का मतलब क्या हुआ? बोलने का मतलब ये हुआ मेरा कि फाइनेंशियल बिल कैटेगरी ए एक ऐसा बिल है जिसमें आर्टिकल 110 में जो हमने मैटर पढ़े थे ना, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, रेगुलेशन ऑफ टैक्स, फिर उसके अलावा कंसोलिडेटेड फंड में पैसा आना, उससे पैसा निकालना, उसका अप्रोप्रिएशन करना, जो हमने वहाँ मैटर पढ़े थे, ये सारे मैटर तो फाइनेंस बिल कैटेगरी ए में जो बिल होता है उसमें मैटर तो होते हैं, बट साथ में विद जनरल लेजिस्लेशन, और साथ में कुछ जनरल लेजिस्लेशन जनरल लॉ है वो भी इस बिल में इंक्लूड किया जाता है। इसको बोला जाता है फाइनेंस बिल कैटेगरी ए। वहीं पर अगर फाइनेंस बिल कैटेगरी बी की बात करूं तो ये ऐसा बिल है जो इन्वॉल्व करता है एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कैसे पैसा एक्सपेंडिचर होगा कि पैसे का, तो इससे डील करने वाला बिल जो होता है वो होता है फाइनेंस बिल कैटेगरी 2। बच्चों अगर वीडियो समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बच्चों बात आती है कि फाइनेंस बिल की रिगार्डिंग क्या इसके लिए हमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए नहीं चाहिए। तो बच्चों ये डिपेंड करता है कि बिल फाइनेंस बिल कैटेगरी ए है या कैटेगरी बी है। अगर कैटेगरी ए की बात करूँ तो ये जैसे मनी बिल के प्रोविजंस हैं वैसे ही प्रोविजन यहाँ फॉलो होते हैं। यहाँ भी बिल जो पहले लोकसभा में पेश हो सकता है, फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ भी बिल जो है वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद ही पेश हो सकता है। हाउएवर कुछ पॉइंट्स को लेके ये जो फाइनेंस बिल कैटेगरी ए है ये ऑर्डिनरी बिल के जैसा भी है। मैं आपको सारे मैटर्स यहाँ बता देता था थोड़ा सा ताकि आपको पता चल जाए।
तो मेरे दोस्तों मैंने यहाँ पे एक छोटा चार्ट बना दिया आप लोगों के लिए कि फाइनेंशियल बिल कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में थोड़ा सा फर्क क्या है, और साथ ही ये मनी बिल से कैसे डिफरेंट है, ऑर्डिनरी बिल से कैसे डिफरेंट है, जनरली से बता दिया। डिफरेंस तो हम अलग वीडियो में जरूर करेंगे, अगली वीडियो आएगी मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में क्या डिफरेंस है विद फ्लो चार्ट, उससे अगली वीडियो आएगी कि इन तीनों बिल्स में या इन दोनों बाकी जो बचे हैं उनमें क्या फ़र्क है। बाकी जनरली हम यहाँ पर लेते हैं। तो बच्चों अगर फाइनेंस बिल कैटेगरी ए की बात की जाती है तो जैसे मनी बिल लोकसभा में ही शुरू में पेश हो सकता है, वैसे ये वाला बिल भी लोकसभा में ही पेश हो सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है। और उसके बाद जैसे मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले प्रेसिडेंट की सलाह लेनी पड़ेगी आपको, तो इस बिल में भी सेम वैसे ही है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन आपको पहले लेनी पड़ेगी। लेकिन इन दो पॉइंट्स को लेके ये जो कैटेगरी ए वाला फाइनेंस बिल है ये ऑर्डिनरी बिल के जैसा भी है। क्या है वो दो चीज़ें? पहला, राज्यसभा कैन रिजेक्ट और अमेंड द फाइनेंस बिल कैटेगरी ए। जो पहला कैटेगरी ए का बिल है इसको जैसे ऑर्डिनरी बिल को राज्यसभा अमेंड कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, वैसे इस बिल को भी राज्यसभा अमेंड कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। मनी बिल में ऐसा नहीं था। मनी बिल में तो राज्यसभा के पास पावर ही बड़ी लिमिटेड थी, वो केवल 14 डेज तक बिल को अपने पास होल्ड कर सकती थी, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन फाइनेंस बिल कैटेगरी ए है, उसको ऑर्डिनरी बिल की भांति राज्यसभा रिजेक्ट भी कर सकती है, अमेंड चेंजेस भी उसमें ला सकती है। देन ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, मनी बिल की ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है फाइनेंस बिल कैटेगरी ए के केस में, जैसे कि ऑर्डिनरी बिल के केस में बुलाई जा सकती है। मनी बिल में ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं था, यहाँ पे है। बच्चों वीडियो को पॉज करें, दोबारा से देखें, वापस शुरू में जाकर फिर से देखें, आपको चीज़ें क्लियर होंगी। वहीं पर अगर मैं कैटेगरी बी के फाइनेंस बिल की बात करूँ तो ये दोनों में से किसी भी हाउस में पास शुरू हो सकता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। इसकी तरह नहीं है कि लोकसभा में ही शुरू होगा। तो ये मनी बिल से डिफरेंट है और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की भी जरूरत नहीं है फाइनेंस बिल कैटेगरी बी को शुरू करने के लिए, पेश करने के लिए। ये ऑर्डिनरी बिल की ही बनती है। तो बच्चों अब लास्ट में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या होता है। तो लास्ट में मेरे बच्चों अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की, तो आर्टिकल 368 इससे डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन का। जब कोई बिल पेश किया जाता है विद द पर्पस टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को चेंज करने के लिए जब बिल पेश किया जाता है तो वह बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। बच्चों आपको बता दूं कि आर्टिकल 368 तीन प्रकार की अमेंडमेंट की बात करता है। अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी, अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी एंड कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है अमेंडमेंट की, प्लीज़ आप वीडियो में जाकर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जाकर वीडियो में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। दिस इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये बिल किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। आई होप मेरे दोस्तों आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस। नमस्ते।